हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। सबसे पहले देखो, ये आपका चैप्टर पावर शेयरिंग है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि पावर शेयरिंग है क्या। पावर शेयरिंग को अगर आप कहो हिंदी में तो कह सकते हो उसका मतलब है सत्ता की साझेदारी। यानी अगर किसी के हाथ में अगर पावर आया है, सत्ता आई है, तो सेंट्रलाइज ना होकर वो कई सारे इंस्टीट्यूशंस में या कई सारे लोगों में बटी होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा हुआ है इट इज एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर पॉलिसी एंड पॉलिटिकल एक्शन। यानी दो या दो से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा ग्रुप में अगर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साझा करने के लिए एक डिसीजन बनता है, क्यों, कोई पॉलिसी बनाने के लिए, यानी एक ऐसा कोई एक पॉलिसी बनाना है लोगों के कल्याण के लिए या लोगों के भलाई के लिए, तो या इसके लिए, या फिर कह सकते हो किसी पॉलिटिकल एक्शन के लिए, यानी राजनीतिक कोई अगर प्रक्रिया करनी है तो उसके लिए भी ये पावर शेयरिंग की जाती है। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो इसमें हमारा डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी में हमारे क्या है, अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी को देखें तो इसके तीन भाग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, एक जिसको बोलते हैं विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। लेजिस्लेचर क्या करता है, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करता है, यानी कोई कानून को पारित करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको कार्य में लाता है, इंप्लीमेंटेशन करता है। और जुडिशियरी देखता है कि क्या ये जो डिसीजन लिया गया है वो क्या संविधान के ढांचे के हिसाब से लिया गया। हर एक देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको संविधान कहते हैं, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो जब कभी भी लेजिस्लेचर डिसीजन लेता है तो इस कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमवर्क होते हैं उसी के अकॉर्डिंग लेता है, और उसका चेक एंड बैलेंस कौन करता है, जुडिशियरी करता है। क्योंकि कई बार लेजिस्लेचर क्या होता है कि लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी पास कर देते हैं, उस केस में जुडिशियरी का रोल आता है। जुडिशियरी क्या करता है, तो उसको चेक एंड बैलेंस करता है क्या ये संविधान के हिसाब से लिया गया है या नहीं लिया गया है। और एग्जीक्यूटिव का काम है उसको कह सकते हो आप इम्प्लीमेंटेशन करना, कार्य का। तो ये आप देखोगे कि डेमोक्रेसी में हमने तो चुना है किसको, लेजिस्लेचर को, लेकिन लेजिस्लेचर जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, उसको संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। और उसको चेक एंड बैलेंस कौन करता है, तो जुडिशियरी करता है। और उसको अगर ये बना दी, ये अगर इसने अगर कोई बिल पास कर दिया है, कोई रूल बना दिया है, तो ये अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, इसके लिए एक पूरा ब्यूरोक्रेसी है जिसको कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। तो आप देखोगे कि पावर किसी एक हाथ में सेंट्रलाइज नहीं है, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। और ये एक एग्जांपल है पावर शेयरिंग का। तो पावर शेयरिंग में हम लोग पहले दो एग्जांपल से समझेंगे कि दो कंट्रीज में पावर शेयरिंग, दो कंट्रीज में कैसे कैसे पावर शेयरिंग को किया गया और किस कंट्री में इसके बहुत खराब परिणाम हुए अगर पावर शेयरिंग नहीं किया गया, और किस कंट्री में इसको किया गया तो कितने अच्छे परिणाम इससे आते हैं, ये हम लोगों को समझना है। तो दो एग्जांपल समझेंगे। पहले हम लोग बेल्जियम का एग्जांपल समझेंगे और उसके बाद श्रीलंका का एग्जांपल समझेंगे। श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है, बेल्जियम हमारी नेबरिंग कंट्री नहीं है, वो यूरोप की एक कंट्री है। अब जो हम ये देख रहे हैं, ये जो आपको एक ये दिख रहा है, आपको ये मैप दिख रहा है, जो ये मैप है कहां का, तो ये मैप है बेल्जियम का। इसमें आपको एक रीजन ये, दो रीजन ये, तीसरा रीजन ये और ये चौथा रीजन, आपको ये चार रीजन नजर आएंगे यहाँ पर दिया हुआ है। पहले आप देखो ये जो रेड वाला रीजन है इसको वैलोनिया रीजन कहते हैं। वैलोनिया रीजन ये कह सकते हो साउदर्न है, वैलोनिया रीजन। और वैलोनिया रीजन के लोग जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे। ऊपर का जो रीजन दिख रहा है आपको, नॉर्थ का रीजन, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेमिश रीजन। और फ्लेमिश रीजन के लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि एक कंट्री के दो मेजर स्टेट्स जो है, कह सकते दो एरिया जो हैं, वो दो डिफरेंट जो है लैंग्वेज बोलते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर 1% या 2% की यहाँ भी आबादी है जो कि क्या बोलती है, जर्मन बोलती है। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है वो जर्मन स्पीकिंग है, तो ये जर्मन है। तो आप इसमें देखोगे तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है
ये फ्लेमिश रीजन में रहती है और ये जो है 59% है। ठीक है, ये 59% है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप देखो इसका मैंने एक ये चार्ट भी बना हुआ है कि आप देखोगे यहाँ पे, इस पे हम वापस कर देंगे। यहाँ देखो एक पूरा इसको मैंने बनाया भी हुआ है कि आप देखोगे यहाँ पे तो 59% जो पॉपुलेशन है वो डच बोलते हैं और सिर्फ 40% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 1% पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, जर्मन। और वो एक और खासियत है कि सब एक ही जगह नहीं है, रीजन बाय रीजन डिवाइडेड भी है। आते हैं वापस से, तो ये वैलोनिया रीजन था और ये हमारा जर्मन स्पीकिंग रीजन था। अब यहां एक ये आपने सिनेरियो समझा। अब क्या था कि अगर आप देखोगे इस मैप से तो जो डच पॉपुलेशन है वो लगभग 60% है, 59% है, लगभग 60% है डच पॉपुलेशन। लेकिन इस कंट्री में जहां ज्यादातर जो अमीर लोग थे या कह सकते हो एजुकेटेड लोग थे वो फ्रेंच लोग थे जो कि इस रीजन में रहते थे। तो कह सकते हो कि ज्यादातर पावर जो है वो इन्हीं के हाथ में रहा, फ्रेंच के लिए। डच के हाथ में कभी उतना पावर नहीं रहा और इसी वजह से उनका डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ। तो इन दो कह सकते हो इन दो रीजन के लोगों में एक कह सकते हो कि हमेशा कह सकते हो कि लड़ाई चलती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डच को लगता था कि हम पॉपुलेशन हमारी ज्यादा होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। एक और सिनारियो है यहाँ का, वो है हमारा थर्ड रीजन। दो रीजन तो समझ गए, तीसरा जर्मन है, इसको ज्यादा यहाँ पर समझना नहीं है क्योंकि ये इतनी कम पॉपुलेशन थी 1% कि यहाँ पर इनका ज्यादा रोल तो था नहीं। अब यहाँ समझते हैं थर्ड जो है हमारा, ये है इसका कैपिटल, ये है इसका कैपिटल जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ये आपका कैपिटल है, ये है कैपिटल ब्रुसेल्स। अब यहाँ की कहानी तो बिल्कुल ही विपरीत थी। अब यहाँ की कहानी क्या थी उसको भी समझते हैं। पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये पहले हम इथनिक देखते हैं कि इथनिक है क्या, क्योंकि जब तक इथनिक नहीं समझोगे तो ये जो है तुमको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब जरा समझो ये इथनिक होता है क्या। तो ये देखो आप इथनिक, तो ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब एक ही जगह रहते हैं, एक ही तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही तरह के कल्चर, एक ही तरह के रिलीजन जब फॉलो करते हैं तो उनके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। जनरली तो हम सबके साथ कंपैटिबल फील करते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे हिंदू की कंपैटिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, एक बिहारी कम्युनिटी कंपैटिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बिहारी के साथ होगी, क्योंकि एक तरह का लैंग्वेज होगा, एक तरह का खाना होगा, एक तरह का बोलना होगा, सब कुछ जो है जब एक तरह का होता है तो उनके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। ऐसे तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और सबसे एक ही तरह से ब्रदरहुड होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन नेचर है कि हम इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं। उसी ग्रुप को हम इथनिक बोलते हैं। ये इथनिक ग्रुप होते हैं, यानी जिनके एक तरह के लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन होते हैं, उनको एक इथनिक ग्रुप होते हैं। तो यही इथनिक ग्रुप का कंपोजिशन था यहाँ पे बेल्जियम का। ज़्यादातर लोग देखोगे आप लगभग 59% डच थे, 40% जो थे वो फ्रेंच थे और 1% जर्मन थे। इनकी जो है आबादी बहुत कम थी, ना के बराबर, बिल्कुल 1%। ये इतनी कंपोजिशन थी। अब ये जो आप देख रहे हो ये 59% और ये यहाँ पे कह सकते हो कि पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी थी, तो डच की थी। लेकिन जो इसका कैपिटल रीजन था ब्रुसेल्स, वहाँ की कहानी बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ क्या था, अगर आप वहाँ देखोगे तो वहाँ की कहानी बिल्कुल अलग थी। वहाँ क्या था, आप देखो कि जो फ्रेंच पॉपुलेशन है जो कि कंट्री में माइनॉरिटी थी, जो कंट्री में माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी, वो कैपिटल रीजन में मेजॉरिटी है। वो मेजॉरिटी ऐसी मेजॉरिटी नहीं, 80%। कैपिटल रीजन में भी क्या होता है, किसी भी देश का जो कैपिटल रीजन होता है वो ज़्यादा समृद्ध होता है। और आपको मैंने बताया कि जो फ्रेंच लोग थे वो ज़्यादा समृद्ध थे, तो वो लोग ज़्यादातर कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड थे, कैपिटल रीजन में थे। और कैपिटल रीजन में ही सारी कह सकते हो कि जो पावर होती है वहीं पे सब कुछ चलता है। तो कह सकते हो इसीलिए फ्रेंच का जो कमांड था कैपिटल रीजन में ज़्यादा था और इसी वजह से पूरे कंट्री में भी था। डच का सिर्फ 20% था
अब आप देखो कैपिटल रीजन में फ्रेंच के ज़्यादा होने से पूरे कंट्री में फ्रेंच को ज़्यादा तवज्जो मिलता था कंपेयर टू डच को, डच जो कि ज़्यादा पॉपुलेशन में होते थे। इस वजह से जो पावर का यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि ये जो लड़ाई थी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होती थी। ये एक आपने सिनारियो समझा, यहाँ पर कह सकते हो कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है कि आपके वो कंट्री में एक माइनॉरिटी है, कैपिटल में वही क्या है, मेजॉरिटी है। तो ये एक सिनारियो है, यहाँ समझे। अभी हम समझते हैं एक और कंट्री का एग्जांपल। जब हम दो कंट्री का प्रॉब्लम को समझेंगे तब हम देखेंगे कि दो कंट्री ने कैसे कैसे सॉल्यूशन निकाला था। तो अब इसको हम समझते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं हम लोग, एंड दैट एग्जांपल इज श्रीलंका। अब हम लोग आ गए श्रीलंका का। अब श्रीलंका का जो आप देखोगे जो कम्युनिटी का, इथनिक कम्युनिटी का जो कंपोजिशन है इस ग्राफ से मैंने बनाया है, सॉरी पाई चार्ट से, इसको भी आप समझिए। तो ये आपको दिख रहा होगा केस ऑफ श्रीलंका। इसको मैंने बहुत अच्छे से पाई चार्ट से बनाने की कोशिश की तब ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आए। अब देखो ये इतनी कंपोजिशन श्रीलंका का क्या है। तो सिन्हालीज जो है वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है। कितनी है? 74%। सिन्हालीज जो है वो अपने आप को मेनली वहीं श्रीलंका का ही मानते हैं और वहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं और उनकी लैंग्वेज बाकी के तमिल से बिल्कुल क्या है, अलग है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो दो तरह के तमिल रहते हैं। एक नेटिव तमिल जो कि श्रीलंका के ही है, वहीं के निवासी हैं, और एक इंडियन तमिल जो कि कब आ गए थे, तो कॉलोनियल पीरियड में, यानी जब अंग्रेजों का शासन था उस समय इनको ले आया गया था बागवानी करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे खेत चलते थे, नील की खेती होती थी, ओपियम की खेती होती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी समय इनको ले आया गया। अब ये भी जो है वहाँ पर एक कंसिडरेबल कह सकते हो कि पॉपुलेशन में वहाँ आ गए। दोनों मिलाकर अगर आप देखोगे तो 13% वहाँ के नेटिव हैं, 13% वहाँ के नेटिव हैं, 7% आप देखोगे तो ये सॉरी 5% आप देखोगे तो ये इंडियन तमिल है। ठीक है, 1% अदर्स हैं। इसमें एक्चुअली में बहुत सारी ये भी नहीं है, जैसे मूर्स की बात नहीं हुई है आपकी किताब में, मूर्स कम्युनिटी की बात नहीं हुई है, एक्चुअली में मुस्लिम्स हैं। तो आपको ये सब में मिल जाएंगे, मूर्स कम्युनिटी तमिल में ही मिल जाएंगे आपको। तमिल में आप कह सकते हो आपकी कि मूर्स भी आ गए, हिंदू भी आ गए, सब। तो अभी इसको एक बार हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सिन्हालीस जो खुद को वहाँ का सबसे पुराना कम्युनिटी मानते हैं, वो 74% है कि बुद्धिज्म में ही फॉलो करते हैं। अगर आप ये नेटिव तमिल और इंडियन तमिल देखोगे तो इसमें आपको मूर्स भी आ जाएंगे, मुस्लिम भी आ जाएंगे, वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो भी आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे इनमें भी, तमिल में भी अगर देखोगे तो 2 डिवीजन है। वहाँ के 13% वहाँ के रहने वाले, 5% इंडियन जो कि बागवानी करने के लिए गए थे बहुत बाद में। ठीक है, और 7% अगर आप देखोगे, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 7% जो है वो क्रिश्चियंस हैं। और क्रिश्चियन में देखोगे तो क्रिश्चियन ये कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ लो। यहाँ पे क्रिश्चियन जो है ये दोनों तरह के हैं, सिन्हालीस वाले भी हैं और ये तमिल लैंग्वेज बोलने वाले भी हैं। तो क्रिश्चियन के साथ तो कह सकते हो कि दोनों हैं, यानी दोनों, अगर दोनों कम्युनिटी में लॉस अगर होता है तो ये अपने में लड़ जाएंगे, नहीं ये तो अलग ही एक प्रॉब्लम है वहाँ का। तो ये एक कह सकते हो इथनिक ग्रुप का ही है, वहाँ पे ये डिवीजन है। अभी आप देखोगे तो अब ये प्रॉब्लम जो है मेनली वहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हुई थी ऑब्वियसली। तो कैसे शुरू हुई थी उसको भी हम लोग समझते हैं स्टोरी। तो वहाँ पे पहले भी कॉलोनियल राज था, इंडिपेंडेंस मिला 1948 में। जब वहाँ पे कॉलोनियल राज था, यानी जब अंग्रेजों का शासन था, तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी। इंग्लिश जो थी वो तमिल्स को बोलने आती थी, कुछ तमिल्स ऐसे थे जो इंग्लिश बोलना जानते थे। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटिश का शासन था तो ज़्यादातर नौकरियां वगैरह तुमको तमिल को मिल जाती थी। ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश बोलना जानते थे। अब जब इंडिपेंडेंस हुआ तो 74% पॉपुलेशन किसकी थी? सिन्हालीस की थी। अब जब ये आए तो वहाँ पे आप समझते हो कि पॉलिटिकल जो मेजॉरिटी होती है उन्हीं पे वो पॉलिटिकल पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। कहते हो कि एक डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी में होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर डाल पाते हैं कंपेयर टू जो माइनॉरिटी होते हैं।
ठीक है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा लोग होते हैं तो ये आवाज़ उठाते हैं। तो इनके लीडर ने क्या किया कि एक्ट पास किया, ठीक है, लैंग्वेज एक्ट था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया उन्होंने, जो कि एक्ट था सिन्हालीस ओनली एक्ट, सिन्हालीस ओनली एक्ट। अब ये 1956 में पास हुआ, ठीक है, 1956 में एक्ट पास होता है। इस एक्ट के अनुसार इंग्लिश को हटाकर सिन्हालीस को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया जाता है। अब उनका क्या आर्गुमेंट था, उनका भी आर्गुमेंट सुनना जरूरी है। उनका क्या आर्गुमेंट था कि एक तो हम मेजॉरिटी है, ठीक है, उसके बाद जितने भी वहाँ के लिटरेचर्स हैं वगैरह वगैरह हैं, जो एंशियंट लिटरेचर्स हैं या जो भी हैं, वो सिन्हालीस में ही है। बुद्धिज्म आप फॉलो होता है तो बुद्धिज्म आप कह सकते हो मेजर रिलीजन भी है, तो मेजॉरिटी जो लिटरेचर है, मेजॉरिटी जो कल्चर है, वो कह सकते हो सिन्हालीस वाला है। तो इसीलिए हम किए हैं। जो तमिल वालों ने किया कि नहीं नहीं हम हमारा क्यों नहीं, तो कहा गया कि आप इंग्लिश तो पहले सिर्फ 5% लोग बोलना ही जानते थे पूरे देश में, तब तो आप उसको ऑफिशियल लैंग्वेज मान रहे थे। अब सिन्हालीस को बना दिया गया तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि सिर्फ 74% लोग बोलते हैं। अब हुआ क्या प्रॉब्लम, एक्चुअली में जब इंग्लिश बोला जाता था, जब इंग्लिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तब वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे कॉलोनियल पीरियड था। अब जब डेमोक्रेसी आ गई है तो आप बात जानते हो कि डेमोक्रेसी में सबकी आवाज़ सुनी जाती है, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कह सकते हो कि एकदम कह सकते हो कि एकदम डिस्क्रिमिनेशन था। अब ये डिस्क्रिमिनेशन इन कम्युनिटीज को अच्छा नहीं लगा, नेटिव तमिल और इंडियन तमिल को ये अच्छा नहीं लगा इनको। तो अब ऑब्वियस है कि ये क्या किए होंगे, विरोध किए होंगे। आई बात समझे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन में, और ये सिर्फ लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, आपको जॉब्स में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह कहीं भी अगर इनको देखा जाए तो इनको इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। अब इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ये सवाल उठाने लगे। उसके बाद देखोगे तो 1958 में ऐड किया गया, इसको तमिल को ऐड किया गया लैंग्वेज वाली लिस्ट में, लेकिन अभी भी इसको रिकॉग्नाइजेशन एज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मिला, नेशनल लैंग्वेज मिला। जैसे इंडिया में अगर आप देखो कई सारे शेड्यूल 8 शेड्यूल में कई सारे लैंग्वेज हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देखोगे तो हिंदी, इंग्लिश और एक जो आपकी किसी भी स्टेट की जो लैंग्वेज होती है उसको मिलता है, ठीक है। तो इसको ऐड कर दिया गया, ऐड तो कर दिया गया, लेकिन अभी इसको स्टेटस नहीं मिला जो इसको मिलना चाहिए था, और लोगों में प्रॉब्लम चल ही रही थी। तो ये बेसिक सिनेरियो अगर आप देखोगे तो दो कंट्री का यही है। अब इसमें देखोगे कैसे क्या हुआ आगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस मैप से कि एक्चुअली में क्या था, कि इसका डिवीजन कैसा था। आप देखोगे कि जो बेल्जियम का जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था कि दो लोग बिल्कुल अलग अलग एरिया में डिवाइड थे, ठीक है। यहाँ पर मेजॉरिटी डिवीजन है, लेकिन इतना बड़ा लेवल पर डिवीजन नहीं है। आप देखोगे अगर इतने बड़े लेवल पर मतलब इतना इजी डिवीजन नहीं है, समझोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी आता है कंपेयर टू, अगर बेल्जियम का एग्जांपल देखें तो वहां के एग्जांपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे आप यहाँ देखो तो ये जो आपको ईस्ट या जो आपको नॉर्थ और ईस्ट का जो इलाका दिख रहा है, ये है श्रीलंकन तमिल। ये वैसे तमिल है जो कि वहीं पर हमेशा से जिंदगी भर से वहीं रहे, ठीक है। तो ये कह सकते हो नेटिव तमिल है, ये आपको जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो नेटिव तमिल है। श्रीलंकन ये जो इंडियन तमिल है वो इस एरिया में है, कह सकते हो एकदम बॉर्डर पे नहीं है, ये कंट्री के मिड बीच में है। आपको कहीं कहीं दिखेंगे कि मुस्लिम भी है। मुस्लिम कौन से? मुस्लिम भी आपको वही है जो तमिल ही बोलते हैं मेजॉरिटी। तो आप देख रहे हो तमिल बोलने वाले बीच बीच में भी हैं। अब जितना पूरा येलो का आपको दिख रहा है ये पूरा जो है सिन्हालीस है। कह सकते हो कि कंट्री के पूरे बीचों बीच जो रीजन है पूरा, ये अगर आप कह सकते हो ये सिन्हालीस के इतनी ग्रुप वाला है। अब क्लियर देख लो। अगर एक और भी यहाँ पे चीज एक समझो कि बेल्जियम और श्रीलंका का अगर आप सिनेरियो समझोगे तो बेल्जियम में जो पॉपुलेशन था वो 59% वर्सेस 40% था। जो परसेंटेज डिफरेंस है वो 19% था। लेकिन अगर आप यहां का जो एग्जांपल समझोगे इट इज 74% वर्सेस 18%। अब आप समझो कितना डिफरेंस है। एक बहुत बड़ा जो है ये यहाँ पर डिफरेंस हो जा रहा है, लगभग आपको कह सकते हो कि 56% का। ये
बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि ये डिफरेंस है। यहाँ तो डिफरेंस नहीं है। अब ये डिफरेंस क्या था, कॉम्प्रोमाइजिंग था, या कह सकते हो वहां लीडर ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि एक सिनेरियो ये था लेकिन कैपिटल रीजन का तो बिल्कुल अपोजिट था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि कैपिटल रीजन में कुछ है, ये बहुत बड़ा जो था। इस वजह से ये जो बहुत बड़ा जो डिवीजन था, इसके वजह से एक जो बहुत बुरी चीज हुई जिसको बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। जिसको बोलते हैं बहुसंख्यवाद। एक रिलीजन, एक एथनिक कम्युनिटी ने सोच लिया कि हम ही रूल करेंगे अब कंट्री को, बाकी के जितने वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको इग्नोर किया गया और सीधा डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन था बहुत बड़ा। इनको ऐसा लगता था, क्योंकि ये बहुत बड़े मेजॉरिटी में है, इनको लगता था कि सब कुछ इन्हीं के जैसा होना, इन्हीं के हिसाब से होना चाहिए, ये जो सोचते हैं वही सही सोचते हैं, बाकी के वेस्टर्न इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब आप समझ रहे हो? तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म यहाँ होता है, कहाँ? श्रीलंका में। और जहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पे फिर क्या होता है, वार होने की समस्या पैदा होती है। अब इसको हम लोग समझते हैं। अब मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका है क्या, जिसको सिन्हाला सुप्रीमेसी के नाम से जानते हैं। सिन्हाला सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी प्रभुत्व, बिल्कुल हम ही हैं सब, तुम कुछ नहीं, इसी तरह का जो है एक कहानी जो वहां पे चला। तो पहले हम लोग मेजॉरिटेरियनिज्म समझते हैं क्या है। तो ये क्या है, एक बिलीव है, मतलब सच्चाई नहीं है, ऐसा मानना है। क्या मानना है मेजॉरिटेरियनिज्म में? ए बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी में है, शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स, किसी भी तरह से जैसा वो चाहते हैं उसी तरह से, बाय डिसरिगार्डिंग, मतलब और लोगों की आप कह सकते हो कि जो इनकी इच्छाएं हैं उनको कुचल कर, उनको बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट करके, डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी जरूरत है, क्या उनकी सोच है, सब चीज को, उनकी राय, सब चीज को दरकिनार करके अपना प्रभुत्व जमा लेना, उसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। श्रीलंका में वही हुआ। अब क्यों हुआ ये आपको दिख रहा है, क्योंकि 74% आबादी थी, इनको लगता था कि हम जो करे चाहेंगे और बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये होता है। तो आपको मैंने बताया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसको सिन्हालिस ओनली एक्ट कहते हैं, वो 1956 में पास होता है। वहाँ के लीडर थे सिन्हालिस लीडर, उन्होंने जो है वो पास किया ये इस एक्ट को, क्योंकि वो बोलकर ही आए थे। जैसे जो उनका इलेक्शन जो हुआ था 56 में ही तो प्राइम मिनिस्टर बने थे और यही सब वादे करके तो आए थे, ठीक है। अब इनके हिसाब से इस ये जो लॉ था उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इज सिन्हालिस, thus replacing English as the official language। इनके हिसाब से सिन्हालिस को ही अब ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया है और बाकी जो लैंग्वेज है उनको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद सिन्हाला एप्लीकेंट्स वेयर फेवर्ड इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब। जो सिन्हाला एप्लीकेंट थे, यानी सिन्हाला कम्युनिटी के जो एथनिक ग्रुप के जो बच्चे होते थे, उन्हीं को जॉब्स, उन्हीं को यूनिवर्सिटी में एडमिशन, हर जगह उन्हीं को जो है कह सकते हो कि प्रायोरिटी मिलती थी। इट इज स्पेशल प्रोटेक्शन टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया और बाकी रिलीजन को भी उनको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, और ये ठीक है, इन दो वजह से डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसी है, इनके वजह से क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या है। अब पहले हम लोग रिएक्शन समझते हैं, क्योंकि पहले एक्शन होता है, उसके बाद रिएक्शन होता है, और एक्शन और रिएक्शन दोनों के बाद क्या होता है, हम लोगों को रिजल्ट आता है, वो देखना है। तो तमिल ने कैसे रिएक्शन किया, तो तमिलियंस स्टार्टेड टू फील डिस्क्रिमिनेटेड, तमिल्स को लगने लगा हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, एंड फेल्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ इक्वल राइट्स इज डिनाइड बाय बुद्धिस्ट सिन्हालिस लीडर्स। तो उनको लगा कि जो उनके इक्वल डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वो छीन गए थे, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उनको लगा कि इनके इक्वल राइट्स को जो है
बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। एज ए रिजल्ट दे लॉन्च पॉलिटिकल पार्टीज। ऑब्वियसली एक ग्रुप साथ में आएगा, जब जितने भी डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप हैं सब साथ में आए, उन्होंने कहा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, वहाँ से स्ट्रगल करेंगे और तमिल को हम रिकग्नाइज करेंगे एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद डिमांड बढ़ती गई, जब और टेंशन बढ़ता गया तो और फिर रीजनल ऑटोनॉमी की बात हुई कि नहीं एक रीजन हमारे लिए बिल्कुल दे दीजिए, ऑटोनॉमस हम ही चलाएंगे। तो ऑटोनॉमस रीजन की डिमांड हुई। फिर इक्वालिटी इन जॉब्स, यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें आने लगी। इन 1980s तमिलियंस डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन, इसको ईलम भी कहते थे, ईलम स्टेट। अब ये जो था, जिसके वजह से एलटीटीडी का फॉर्मेशन हुआ, मिलिटेंट ग्रुप था, जिसके वजह से इंडिया में भी बहुत टेंशन हुई थी, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पीस अकॉर्ड साइन हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे। तो एक ये बहुत बड़ी टेंस हुई थी। एलटीटीई ग्रुप बना, मिलिटेंट ग्रुप थी, कई साल सिविल वार चला, फाइनली श्रीलंका जीत गया, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो जीत गई। एलटीटीई का लॉस हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी डेथ हुई, उन्हीं को इन्वॉल्वमेंट माना जाता है एलटीटीई ग्रुप को ही। तो ये एक लंबी कहानी है। ये एक पूरा जो ये था, ये सिविल वार का पूरा कह सकते हो कि रूप ले लिया। अब रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली सिविल वार। अब सिविल वार है क्या? ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन ए कंट्री। कंट्री के ही दो लोग अपने में लड़ गए। क्यों? ऑब्वियसली किसी एक ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक ग्रुप जो है अपने आप को सुप्रीमेसिस्ट समझे, तो कंट्री में ही लड़ाई शुरू हो गई। so interest becomes so intense that appears like a war, और ये वार का ही रूप ले लिया गया। 27-28 हजार लोग दोनों साइड से मरे थे। तो आप कह सकते हो कि ये एक वार ही था। 27 हजार लोग उधर से मरे थे जो श्रीलंकन आर्मी में थे, और जो मिलिटेंट ग्रुप के थे उनके भी ज़्यादा लोग मरे थे। एक्चुअली में आर्मी के, श्रीलंकन आर्मी के ज़्यादा लोग मरे थे, 28 हजार लोग करीब मरे थे, इनके 27 हजार मरे थे। तो आप देखो कि जो कह सकते हो कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को लीड करते उनके ही लोग ज़्यादा मरे कंपेयर टू आप देखो तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे। अब यानी इससे एक और बात पता चल रही है कि जरूरी नहीं है कि जो आप बात कहते हो कि हम मेजॉरिटी हैं तो हम ही सबसे मजबूत, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ के केस में आप देखोगे कि ज़्यादा जो मरे वो सिन्हालिस कह सकते हो जो गवर्नमेंट के साथ थे, वो ज़्यादा लोग मरे कंपेयर टू आप देखोगे तो जो अपोजिंग ग्रुप थे। अब इसके वजह से रिफ्यूज चालू हुआ था। रिफ्यूजी क्या हुआ कि अब जब लड़ाई झगड़ा होगा तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनको इन सब चीज़ों से मतलब ये, इनके घर उजड़ जाते हैं, वो जो वार में सीधा सीधा कह सकते हो कि नहीं लेते हैं, लेकिन उनको इफेक्ट बहुत होता है, तो वो क्या करते हैं, कंट्री छोड़ के। इसके वजह से क्या हुआ था कि इंडिया में इंसर्जेंसी, इंडिया में मतलब वो आने लगे थे। इंडिया में जब आने लगे थे फिर इंडिया को जो है मीडिएट करना पड़ा कि कैसे कैसे करके ये वार खत्म हुए। तो पीस कीपिंग फोर्स बना इंडिया का, जो श्रीलंकन आर्मी की तरफ से लड़ता था कि ये कैसे भी करके खत्म किया जाए, और उसी वजह से एलटीटीई वहाँ का जो मिलिटेंट ग्रुप था वो इंडिया की सरकार से काफी नाराज था। तो ये जो चला। अब इसके हम अपोजिट अगर देखें, अगर इसके अपोजिट अगर हम देखें तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम समझते हैं। बेल्जियम में क्या हुआ? एक कंट्री का तो आपने समझ लिया, लड़ाई हो गई, न जाने 50-60 हजार लोग मर गए। अगर भारत की सेना के लोग भी मरे थे, काफी लोग, उनको भी मिला दिया तो सिर्फ 60 हजार लोग मरे। अब इतने लोग मरने के बाद वहां पे फिर जो वहां पे अब क्योंकि अब शांति आ गई है, करीब 1983 से लेकर 2009 तक, 2009 के बाद अब थोड़ी शांति आई है वहां पे। तो शांति कैसे आई होगी? ऑब्वियसली लोगों का ख्याल रखा गया होगा दोनों कम्युनिटीज का, तो अब जाके शांति आई होगी। लेकिन बेल्जियम में तो कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए गए, देखने में कॉम्प्लेक्स लगते हैं लेकिन हैं बहुत ही कारगर। मतलब यहाँ पे जो श्रीलंका का आप केस देखो वो बड़ा सीधा साधा लगता है, एक ग्रुप मेजॉरिटी है, एक ग्रुप माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी को ही रूल करना चाहिए। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम ने 4 लॉ पास किए। 4 लॉ में कैसे कैसे उन्होंने रास्ते में, कॉम्प्लेक्स तरीका था लेकिन उन्होंने कोशिश की कि सबके वेस्टर्न इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। अब देखो क्या होता है। तो बिटवीन 1970s to 1993
इन सालों में बेल्जियम की लीडर ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। 4 बार अमेंड करने के बाद वहां की गवर्नमेंट है जो सेंट्रल की सेंट्रल जो मिनिस्ट्री थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट होती थी, वहां की जो मिनिस्ट्री थी उस पर डिसाइड हुआ कि डच कम्युनिटी के और फ्रेंच कम्युनिटी के दोनों कम्युनिटी के जो है मिनिस्टर को इक्वल पोस्ट दिया जाएगा, यानी बराबर पोस्ट दिया जाएगा, बराबर की हिस्सेदारी होगी। एक और बात हुई कि कुछ ऐसे फैसले होंगे जो कि काफी मतलब बड़े होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, वहां पर एक कम्युनिटी के खुद के कम्युनिटी की भी मेजॉरिटी लोगों को वोट करना पड़ेगा। एवरसन में ये हुआ वहां पे सेंट्रल लीडरशिप में। अब यहाँ पर आप देखो कि सेकंड ईयर में क्या हुआ, गवर्नमेंट आप देखो फर्स्ट ईयर की सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरे ईयर की स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ तो 3 गवर्नमेंट बनी थी, मैं भी इसके बारे में भी जिक्र करूंगा। दूसरे में क्या हुआ कि बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादातर डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने का मौका दिया गया, कि आप वहां के रीजन के हिसाब से आप अपने हिसाब से वहां का डिसीजन ले सकते हैं। तो मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट सो दैट दे कैन मेक लॉज इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कह सकते हो कि सबऑर्डिनेट ना होकर आप खुद से इंडिपेंडेंट, यानी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल या कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, आप खुद ही जो है अपना इंडिपेंडेंट लॉ वहां के लोगों के जो डिमांड होगी उसके अनुसार आप बना सकते हो। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वलोनिया रीजन की अलग तरह से काम हुआ वहां पे और फ्लेमिश रीजन में अलग तरह से काम हुआ। ठीक है, तीसरी देखोगे तो कैपिटल सिटी जो कि अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अगर आप पहले से नाम देखो तो पूरे कंट्री में डच 59% थे और जो फ्रेंच थे वो 40% थे। तो कह सकते हो पूरे कंट्री में डच मेजॉरिटी, फ्रेंच क्या थी माइनॉरिटी, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को क्या मिला, बराबर का हिस्सेदारी मिला। क्यों? क्योंकि डच कम्युनिटी के लीडर्स जो थे वो अपनी ईगो को छोड़ दिए, अपनी ईगो को छोड़कर वो बोले फ्रेंच लीडर्स को कि आइए हमारे साथ साझेदारी करिए, बराबरी की। अब चूंकि अब इतने बड़े लेवल पर, क्योंकि एक पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में डच वालों ने फ्रेंच के साथ क्या किया है, अच्छा किया है, वहां के लीडरशिप को बोला कि आप इक्वल साझेदारी करिए, तो फ्रेंच का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो जो ब्रुसेल्स में एक गवर्नमेंट बनी, कैपिटल रीजन की जो गवर्नमेंट बनी, वहां पे क्या हुआ कि फ्रेंच वालों ने बोला, क्योंकि वहां पे 80% उनकी पॉपुलेशन थी, तो उन्होंने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, अब आपने हमको सेंट्रल लीडरशिप में दिया है मौका बराबरी का, हम आपको कैपिटल रीजन में देते हैं। तो वहां पे भी इक्वल साझेदारी हुई। तो द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों को बराबर मौका मिला है। चौथा यहाँ पे जो यह बात है वो सबसे स्पेशल है इस पूरे मॉडल का, वो क्या है कि वहां के लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या रोल था कि उनके पास पावर था कि वो एजुकेशन पे, लैंग्वेज पे, कल्चर पर लॉ बना सकते हैं, और इसमें वोट करते थे लोग। वोट कैसे करते थे? तो कोई कहीं भी है, फ्लेमिश रीजन में कोई है, कोई वलोनिया रीजन में है, कोई जर्मन वाले जो रीजन थे वहां पर है, कहीं भी है, सब वोट कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट चुन सकते हैं जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो formation of community government which has power regarding cultural, educational and language related issue. It was elected by people belonging to one language community. एक भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो डिसाइड करते थे, यानी वो वोट करते थे और वो चुनते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट को। अब आपको ये जो मॉडल है आपको बेल्जियम का बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगेगा। 3 टियर की गवर्नमेंट है, सब इंडिपेंडेंटली आप देखोगे काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, एक कैपिटल रीजन का अलग ही गवर्नमेंट है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी ये मॉडल सक्सेसफुल रहा। इतना सक्सेसफुल रहा कि जब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स चुनने की बात हुई तो ब्रुसेल्स को ही जो है हेडक्वार्टर्स माना गया। तो ब्रुसेल्स इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है कुछ आगे पढ़ेंगे इसके में।